हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना क्लास 12 रेनबो का नेक्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। पोएम का नाम है ऑड टू ऑटम। अब देखिए, ये जो हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग अलग अलग पोएम्स बनाए हैं दोस्त। हर वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो हम लोग पोएम को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर को डील कर रहे हैं, और वीडियो के लास्ट में हम आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी डाल दिए दोस्त, ताकि आपको पहले तो समझ में आ जाए, फिर आप प्रैक्टिस करें, और जहां आपको दिक्कत हो उसको आप पीछे से मिला लीजिए। पॉज कर करके आंसर को आप मिला सकते हैं दोस्त। आंसर बहुत ही सरल है, जो पीडीएफ में डाला हुआ है बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल आंसर लिखा हुआ है दोस्त। ठीक है, तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज पोएम अपना स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है दोस्त हम लोग का, ये ऑड टू ऑटमन। पहले हम लोग इसके पोएट के बारे में पढ़ लें। इनके जो पोएट हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स 1795 टू 1821, मतलब ये बहुत कम साल जिए हैं। लगता है कि इनका जो टोटल लाइफ स्पैन है 26 साल, मतलब बहुत यंग में ही ये इनका देहावसान हो गया होगा, इनकी देहांत हो गया होगा। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ये अंग्रेजी के महानतम जो रोमांटिक जो कवि थे उनमें से ये एक हैं। वॉज बॉर्न एट मूनफील्ड लंदन। इनका जन्म कहाँ हुआ? लंदन के मूनफील्ड एक जगह होगी, उसी जगह पर इनका जन्म हुआ। ही स्टडीड एट क्लार्क स्कूल ऑफ एनफील्ड। इनका अध्ययन कहाँ हुआ? ये कहाँ पर अपना स्कूलिंग किए? क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड में। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। इनका जैसे हर लोगों का अपना अपना रुचि होता है, इनका रुचि कहाँ था? बॉक्सिंग में और क्रिकेट में। ही ग्रीव इनटू अ वोरासियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। अब जैसे वोरासियस रीडर का मतलब क्या होता है? बहुत पढ़ने वाला, जैसे पढ़ाकू कीड़ा होता है ना, वैसे ये इनकी जो दिलचस्पी थी बॉक्सिंग और क्रिकेट में, उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक और मतलब मोटे तौर पे यूनान वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसको वहां के माइथोलॉजी, मतलब वहां का जो कहानी वाला जो सेक्शन था, उसमें इनकी रुचि बढ़ती चली गई, और उन तरह के किताबों को ये बहुत ज्यादा अध्ययन करने लगे, बहुत ज्यादा पढ़ने लगे। ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिड। उसके बाद पढ़ने के बाद क्या किए? ये धीरे धीरे क्या करने लगे? वर्जिल्स एनिड का ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिए। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spencer's Faerie Queene. अब देखिए, जैसे ये पहले क्या थे? इनको क्रिकेट में लगाव था, रुचि थी, बॉक्सिंग में रुचि थी, फिर उसके बाद ये अध्ययन में रुचि करने लगे, पढ़ाई में, ग्रीक माइथोलॉजी का। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे। उसके बाद ये वर्जिल्स एनीड का ट्रांसलेशन शुरू कर दिए। अब इसके बाद ये कवि बनने के लिए प्रेरित हुए। अब इसमें क्या था इनका कि ये सबसे पहले स्पेंसर्स एक दूसरे लेखक हैं, कवि हैं, उनका कविताओं से ये बहुत प्रेरित हुए, उनकी कविताओं से ये बहुत प्रेरित हुए। जैसे उनका एक कोई सेगमेंट रहा होगा, फैरी क्वीन। एक्वेंटेंस मतलब चिर परिचित होना, उससे मिलते जुलते रहने के सेंस में हम लोग यहाँ एक्वेंटेंस लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं आपको, आई एम कंप्लीटली एक्वेंटेड विद यू, ऐसे हम लोग बात करते हैं। इनका जो पहला पोएम, हिज फर्स्ट पोएम, लाइन्स इन इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर्स। स्पेंसर का जो कविता से बहुत प्रेरित हुए, उसके हिसाब से अपना एक पोएम लिखे, और ये पोएम का जो सेक्शन था 1814 में पब्लिश भी हो गया। पब्लिश होना मतलब प्रकाशित होना। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। इनका जो पहला कविता का जो एक वॉल्यूम था, एक सेट था, जिसका ये नाम क्या रखे? पोएम्स, जो कब प्रकाशित हुआ? 1817 में।
हिज पोएम एंडीम्योन, जैसे कविता का लोग नाम रखते हैं, जैसे ये कविता का नाम है और टू ऑटमन, यहां पर उसी तरह से इनका जो दूसरा जो कविता था एंडीम्योन, वो जब वो लिखे तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने उस कविता को खूब सराहा। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कौन? भैया ये अपने जमाने के लाजवाब कवि, बहुत बेहतरीन ज्ञानी विद्वान, इनकी तुलना मतलब अतुलनीय लोग हैं ये लोग, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। इनकी तुलना शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ये लोग के समय के ये लोग हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये सब बहुत ज्ञानी विद्वान लोग हैं। तो उन्होंने इनका तारीफ किया। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818, 1818 में यह कविता पब्लिश हुई। कौन सी? एंडीम्योन। हिज ऑड्स, ये जो और भी जो कविताएं इनके द्वारा जो लिखी गई, ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रीन अर्न, टू साइके, टू अ नाइटिंगल, ऑन मेलंकली एंड ऑर टू ऑटन, मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो कविताओं का जो हम नाम लिए, ये कविताएं अंग्रेजी के साहित्य में एक अलग ही स्थान प्राप्त कर ली। कमाल के तरीके से लिखी गई, बहुत बेहतरीन लिखी गई। सो डिड लैमिया एंड हाइपियन, उसी तरह से ये दोनों कविताएं भी इनकी बहुत अच्छी तरह से लोगों को उद्वेलित की, लोगों को बहुत मजा आया पढ़ के। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। देखिए हमें बोले थे ये 26 साल की उम्र में, महज 26 साल की उम्र में टीबी से इनका देहांत हो गया। टीबी बोले तो ट्यूबरक्लोसिस। बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। मतलब महज 26 साल की अवस्था में इन्होंने जीवन की अपने बहुत 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 ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। जैसे हम लोग पूरा जीवन जी लेते हैं एंड वी डू नथिंग, बहुत हार्डली वी डू, लेकिन इन्होंने बहुत महज 26 साल की उम्र में कितनी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and suffering of life. अब सोचिए कितनी बड़ी बात लिखी गई है। ये अपने कविताओं में जीवन और उनसे संबंधित जो दर्द होते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से अपनी कविताओं में क्या किए हैं, उसको वर्णन किए हैं। जैसे बहुत लोग खूबसूरती का वर्णन करता है, ये उससे भी ज्यादा गहरा आपके दर्द, आपके जीवन को एक्सप्लेन किए हैं। टू हिम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। उनके लिए क्या था? थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी जो चीज है, जो खूबसूरती है, वो आजीवन हमेशा के लिए क्या है? आनंद का विषय है, जॉय है, खुशी है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, और खूबसूरती क्या है? वही सच्चाई है। एंड ट्रूथ ब्यूटी, और जो सही है वही खूबसूरत है। भैया हम लोग जानते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है, यानी जो सुंदर है वही सत्य भी है। तो यहां पर ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। क्लियर है दोस्त? ऐसा ही बात है कुछ। इन द पोएम ऑट टू ऑटमन, ये जो कविता हम लोग जो भी पढ़ेंगे ऑट टू ऑटमन, इसमें किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटमन इन द सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। इस कविता में जॉन कीट्स साहब क्या डिस्क्राइब किए आपको पता है? इसमें ये ऑटमन जो हम लोग का जो शरद ऋतु है, पतझड़ का जो मौसम है, ऑटमन हम लोग उसी को बोलते हैं जिस मौसम में पेड़ पौधे अपने पत्तों को सेट कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, नेचर से संबंधित, जिसमें फल वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला पोजीशन आ जाता है पौधे में, नए नए पत्ते आने लगते हैं, कोमल कोमल पत्ता आने लगता है, तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये
इस कविता में बहुत अच्छे तरीके से मेमोरेबल पिक्चर्स मतलब यादगार तस्वीरें, एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, मैंने प्रकृति की जो खूबसूरती उसको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर एक्सप्लेन किए हैं। कौन? जॉन कीट साहब। ये था दोस्त जॉन कीट साहब का एक छोटा सा सारांश उनके बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, ये कविता ऑट टू ऑटमन पढ़ते हैं दोस्त। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruit the winds that round the thatch eaves ran, to bend with apples the most cottage tree, and fill all fruit with ripeness to the core. अब देखिए इस कविता में कीट साहब कितने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये कविता को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कविता में कुछ आपकी जिंदगी, आपकी मतलब हम सबकी जिंदगी, आपकी जिंदगी के बारे में, कुछ नेचर से संबंधित पेड़ पौधे के बारे में, मतलब तुलनात्मक रूप से इसको एक्सप्लेन किया गया है दोस्त, तुलनात्मक तरीके से। जैसे कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, कभी कभी लगेगा कि ये आपके पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है। समझने की कोशिश कीजिएगा दोनों मीनिंग को, इसका कौन सा शाब्दिक अर्थ और भावार्थ, ठीक है, दोनों को ट्राई कीजिएगा समझने का, बहुत मजा आएगा। इसमें क्या बोलते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट, मतलब मिस्ट मतलब क्या होता है, कुहासा, धुंध, उसका जो मौसम होता है। एंड मेलो फ्रूट फुलनेस, मतलब मेलो मतलब मुलायम, पका हुआ, गुद्देदार। फ्रूटफुलनेस मतलब जब फल भर जाते हैं, फल भर जाते हैं, लद जाते हैं बहुत सारा मात्रा में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो मौसम में क्या हो जाता है, ये सब होता है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, जितने भी फल जो होते हैं आपस में जो लदे हुए होते हैं पेड़ में, क्या होते हैं, जब सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे खूब बढ़िया से पकने लगते हैं, खूब बढ़िया से पकने लगते हैं। तो सोचिए यहां पर फलों को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, क्लोज बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम का मतलब होता है घनिष्ठ, फूला हुआ, खूब लबाबदार, रसीला, इसको बहुत सारे सेंस में लिया जाता है, ठीक है, एकदम घनिष्ठ के सेंस में। जैसे क्या बोलते हैं, बॉसम फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र, इस तरह से। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वेन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। अब यहां पर देखिए क्या बोलने की कोशिश किया गया है, कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। यहां पर जब सूर्य की किरणें फलों पर पड़ती है तो क्या होता है, फल पकने जैसे होने लगते हैं। आप देखे होंगे जब सूर्य की किरणें होती हैं और जब बारिश का मौसम होता है तब फल बहुत अच्छा से पकना शुरू हो जाता है, कोई भी फल हो इसी तरीके से ज्यादा पकता है। पानी और सन, ठीक है, ये तो हम लोग साइंस में पढ़े ही है ना दोस्त, कि पेड़ को अपना भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, तो पानी चाहिए, सूर्य की किरणें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। हम लोग अभी चूंकि अंग्रेजी पढ़ लेते हैं बाबू, तो विथ फ्रूट द वेन्स राउंड द थैच। अब यहां पर क्या बोलता है कि यहां पर जितने भी पौधे हैं, पौधों या पेड़ों के ऊपर क्या होते हैं, फल लद जाते हैं, फल लदते हैं। जब ज्यादा फल हो जाता है क्या बोलते हैं, अरे पेड़वा पर तो फलवा लद गइल बा, हनु देख कितना लदल हो, आम तो लगा था कि बार डलिए टूट जाई हो, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो लद जाते हैं और उस पेड़ पे, जिस पेड़ पे फल लगे हुए हैं उसके आसपास में बहुत सारे जो लत्तर जैसा, लत्तर, अरे भैया मने कोइयो के लत्तर हो सकेला, नेनुआ, झींगी, करैला, कोइयो हो सकेला। तो जो लत्तर हनु कहां जाला, चढ़ेला,
कहां चढ़ी? अरे भैया, कोई ना कोई घरे पे चढ़ी, कोई पेड़ पर चढ़ी, कोई छप्पर पर चढ़ी, है नु? तो यहां पर क्या बोलना का कोशिश कही जाला कि ये जो पेड़ है, छोटे छोटे जो लत्तर हैं उस पेड़ के बगल में, वो क्या होते हैं? वो पेड़ के चारों ओर लपटाते हुए आपके छप्पर तक पूरे फैल जाते हैं। थैच मतलब होता है छप्पर, छप्पर तक फैल जाते हैं। लत्तर है तो भैया तो लत्तर चढ़ेगा ना, ग्रो करेगा। टू बेंड विथ एप्पल्स एंड मोस्ट कॉटेड ट्री। अब कवि बोलता ये है कि जहां पर ये फल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वहां पर एप्पल के पेड़ हैं और वहीं पर जो कॉटेज है, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, हाँ, माने वहां के हिसाब से जो कॉटेज होगा, लकड़ी वाला जो घर होता है, अक्सर विदेशों में आप देखे होंगे, कौन अंग्रेजी सिनेमा में लकड़ी वाला घर होता है, वैसा टाइप का कॉटेज। तो वहां पर क्या बोलता है कि उस तरह के घर के आसपास में जो पेड़ होते हैं, वहां पर जो ऐसी लताएं होती हैं जो पेड़ों से तो लपटाते हुए उनके छप्पर पे चली जाती है, वहां पर पूरा फैल जाती है। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ रेपिन टू द कोर। और वहां पर सारे लत्तर में क्या होते हैं? फल लगते हैं, फल पकते हैं। और फल पकते हैं तो क्या होता है? उनके अंदर में बीज डेवलप होता है। बीज बोले तो बाबू, बीज माने सीड। तो अगर उसके अंदर में जब फल बनता कहला है भाई, फल यही लाना बनता है कि उसके अंदर में बीज को डेवलप किया जाए। कहीं ना आपको हम बताएंगे, एक वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे कि आखिर पेड़ में फल लगता है तो काहे के लिए फल लगता है, फल का जरूरत क्या है पेड़ को, समझाएंगे आपको। ठीक है, बहुत अच्छा समझाएंगे, बहुत मजा आएगा उसको समझने में, क्योंकि साइंस का चैप्टर है ना, तो उसमें समझ में आएगा, तो उसमें समझाएंगे आपको। अभी पहले समझ लेते हैं कि उस लत्तर जैसे पौधे में जब फल लगता है तो फल पकना शुरू होता है और उसके अंदर में बीज ग्रो करता है। जब तक बीज पूरी तरीके से ग्रो नहीं हो जाएगा, फल नहीं पकेगा बाबू। यानी फल को पकना मतलब बीज एकदम डेवलप हो जाना बाबू। अब क्या बोलता है? टू स्वेल द ग्राउंड एंड प्लम्प द हाजल शेल विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बर्डिंग मो। अब देखिए, पेड़ में क्या होता है? पेड़ जब ग्रो करेगा तो उसके अंदर में क्या क्या होगा? उसके अंदर में गुद्दा हो जाएगा। गुद्दा माने का हो जाए, हमने का खाई नहीं जाए, गुदवा बानू जी, आम के हमने का करीला, कतरा काटिला, कतरवा में का होला? गुद्दा होकेला ना, पल्प, ओकरे बात होता कि ये कोई भी फल जब रसीला हो जाता है तो फूल जाता है, प्लम्पी हो जाता है, मांसल हो जाता है, गुद्देदार हो जाता है। हैजल सेल विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बर्डिंग मोर। और जब ये जो मौसम में क्या होता है, लत्तर में नया नया क्या होता है? पत्ता निकलने लगता है, नया नया कंछी फूटने लगता है। तो कंछी ना फूटेगा भाई, इनमें से उनमें से नया नया तरह का पौधा बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है। जितना ज्यादा पत्ता हो, जितना बड़ा पत्ता, जितना माने बड़ा पेड़, उतना सुंदर फल। फल खूब लगने लगता है, लदा जाता है, फल पक जाता है, एकदम रसीला हो जाता है, गुद्देदार होता है, खाए तो लगे कि हम मुंह में कुछ बुझाया, खाए तो ऐसन। इसके अंदर के जो बीज होते हैं बहुत मीठे हो जाते हैं। कर्नल मतलब बीज, बहुत मीठे हो जाते हैं दोस्त। टू सेट बर्डिंग मोर, बर्डिंग मतलब क्या होता है? कंची फूट जाना। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। अब एक चीज और देखिए, जब एक पेड़ में फूल निकलना शुरू होता है, तो फूल काहे के लिए निकलता है? हम जानते हैं यह स्टेज है एक पौधे का या पेड़ का कि पहले पेड़ ग्रो होगा, पेड़ बड़ा होगा, फिर फूल निकलेगा, और वही फूल जब आपस में पॉलिनेशन करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो हर बाद में फल बनेगा, और वही फल फिर पकेगा, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो होगा, फिर हम लोग उसको लपेट सपेट के देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा। उसके बाद क्या बोलता है? एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। अब उसमें और भी
फूल उगना शुरू होगा, क्योंकि पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फल लगना है, तो फल ज्यादा लगने के पहले क्या होगा, उतना ज्यादा फूल होगा। अब जितना ज्यादा फूल होगा तो फिर क्या होगा, अरे भैया फूलवा होखी तो भौरा आई नू, तितली आई नू, मधुमक्खी आई नू, कहाँ जाई, रस पिए के आई, रस हो चाहिए हो, मध चाहिए नू। तो जे मधुमक्खी बिया, जितना ज्यादा फूल हो कि मधुमक्खी आई ओकर रस चूसी, फतिंगी आई, तितली आई, लोग ओकर रस चूसी, ये बात है। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, उनको क्या लगता है कि जब तक ये समय खत्म नहीं हो जाएगा, फॉर समर हैज ओवर, उनको ऐसा लगेगा कि समर खत्म हो गया, समर मतलब गर्मी का मौसम खत्म हो गया है। एंड ब्रिम दियर क्लाइमी सेल्स, और उनके जो सेल्स मतलब क्या, उनके जो पौधे के जो हिस्से हैं, जब तक कि वो गीले ना हो जाए, एकदम लबालब, ब्रिम मतलब एकदम नखे नख, क्या बोली ले, अरे एकदम गिलासों में नखे नख दूध रहे हो, एकदम ऊपरे तक, मतलब क्या, एकदम फुतुंगी तक, एकदम ऊपर तक। क्लाइमी सेल्स मतलब होता है गीला हो जाना, उनका पूरा का पूरा पार्ट जो है ना पौधे का, वो गीला हो जाएगा। मौसम आएगा, धुंध का होगा, पूरा शीत गिरेगा और वो गीला हो जाएगा। हु हैज, अब देखिए ऐसा क्या लिखा है, हैथ लिखता है, हैथ का मतलब क्या होता है, यहाँ हैज है, हैज को हैथ लिखा हुआ है। हु हैज नॉट सीन दी ऑफन एमिड द स्टोव, समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रोड में फाइंड दी सीटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर। अब बोलता है यहां पर हु हैज नॉट सीन, जिन्होंने इस चीज को नहीं देखा, प्रायः कहां पर, उस तरह के पौधे जो स्टोर हो रहे होते हैं, जमा हो रहे होते हैं, एक जगह बहुत घने हो रहे होते हैं, वहां पर जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा है, समटाइम्स कभी कभी, हु एवर सीक्स एब्रोड में फाइंड, आप एक बार जब बाहर निकलते हैं तो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। एब्रोड मतलब क्या, विदेश, अरे भाई विदेश का होता है भाई, घर के बाहर था, विदेश हुई आऊगा, हमने कहा बोले जाता नहीं हो अपन देश, देश मैंने कहा अपन गांव भाई, गांव, गांव से बाहर आले बनी तो शहर हो गई, शहर से जब घर जाई तो अपन देश जाता नहीं, ठीक है, ऐसे। दी सीटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, ग्रैनरी मतलब कहां, जहां पर अनाज को भंडारित किया जाता है, जमा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ग्रेनरी, ठीक है, जहां पर अनाज का भंडारण होता है। तो यहां पर क्या हो गया, दी सीटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। अब यहां पर बोलते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ही ग्रेनरी फ्लोर पे आराम से ऐसे फैले होते हैं, और क्या होते हैं, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड। विनोइंग विंड में, विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग, अरे भैया ये हम लोग पढ़ते हैं साइंस में ना, विनोइंग माने फटकना, विनोइंग माने फटकना। जब हम लोग कोई चीज को सूप से फटकते हैं ना, हो ऐसे सूप से गिराते हैं ना, हवा के माध्यम से अनाज को, धान भूसी को अलग करते हैं, विनोइंग बोलते हैं उसको। ये जब ये हवाएं चलती हैं, ऐसी हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है, उनके हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, उनके जो हल्के हल्के जो बाल होते हैं वो क्या थे, हिलने लगते हैं। बाल कहाँ माने, उनके रूट्स के हो सकते हैं, पत्ता के हो सकते हैं, उनके तना में हो सकते हैं, उस फल में हो सकते हैं, जहां पर भी उस तरह का छोटा छोटा लच्छेदार कोई भी चीज होगा, वो हवा चलेगा तो हिलेगा। तो और ऑन अ हाफ रिप्ड फुरो साउंड स्लीप ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। अब देखो क्या बोलता है, और ऑन अ हाफ रिप्ड फुरो, फुरो मतलब होता है रिंकल हो जाना, हमारे चेहरे पे जो हो जाता है। तो बोलता है ऑन ए हाफ रिप्ड, जब कोई भी फल पूरा बढ़िया से नहीं पकता है तो क्या हो जाता है, उसको तुलना किए हैं, देखो कैसे तुलना किए हैं, हाफ रिप्ड आधे पके हुए, फुरो साउंड स्लीप, साउंड एज स्लीप मतलब साउंड मतलब गहरी नींद में, मतलब जब तक फल, एक चीज सोचिए, फल पक जाएगा, ज्यादा पक जाता है तो क्या कहें, हमने कही ले अमुआ चू गई, अमुआ चुअता कब, जब वो बढ़िया से पक जाए तो अमुआ चू जाए नीचे, अमरूदिया चू जाए,
जे पकी से ही चुई, जे कच्चा रही से ना चुई अपने से। हाँ, कोई हिला दी, हवा तेज चल जाई, आंधी आ जाई तो बात अलग बा, अपने से वो ना चुई। तो ई जे अधपकुआ बा, जे अधपकुआ बा उ का होई, उ आराम से सूती, मतलब जगी ना, माने चुई ना। समझ में आवता नु? ऐसे ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। ड्रॉज मतलब हम लोग बोलते हैं ना डोज लेना, झपकी मारना। तो ये लोग क्या करते हैं, झपकी तो मारते हैं, हवा चलेगा तो इसे से तो लपके गए, लेकिन गिरेंगे नहीं। विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दे बुक हुक। जब वो टंगे रहते हैं तो इनमें एक अलग तरह की खुशबू आती है। फल में, कोई भी फल हो, जब आम का फल हो, चाहे आपका लीची का फल हो, सेब का फल हो, अमरूद हो, कोई भी फल हो, केला हो, जब ये पकना होता है, अधपकुआ होता है, तो धीरे जब पकने लगता है तो इसके अंदर से एक अलग तरह की खुशबू आने लगती है। फ्यूम मतलब गंध, खुशबू, जैसे परफ्यूम, गंध आने लगता है। और ये बहुत ही अलग टाइप का होता है, बहुत ही अलग टाइप का गंध आने लगता है। वाइल दाई हुक, जब ये टंगे होते हैं पेड़ में, तब स्पेयर द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। स्पेयर मतलब जो ये जो फल हैं, ये जो क्या है, फल हैं, ये क्या होते हैं, स्पेयर मतलब होता है जो बचा हुआ, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। ये क्या होता है, द नेक्स्ट स्वैथ। स्वैथ का मतलब क्या हो जाता है बाबू, यहां पर आपका स्वैथ का मतलब होता है जहां पर अनाज का भंडारण किया जाता है। इस कविता में स्वैथ का मतलब क्या निकल रहा है, जहां पर अनाज का भंडारण किया जाता है, वैसे जगहों पर क्या हो जाते हैं, ये जो एक्स्ट्रा होता है। जैसे फल क्या होता है, फल बनने के पहले का क्रिया क्या है, फूल का बनना। फूल जब एक साथ, जब बहुत सारे फूल एक साथ जमा हो जाते हैं, मतलब फल लदने वाले होते हैं उस पेड़ में, तो क्या होता है, एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ दोस्त कीप। ग्लीनर मतलब जो ये काम करता है, जमा करता है, किसान। किसान हम लोग जो जिसी को हम लोग उगाते हैं उसको जमा करेंगे ना भाई। हमारे घर में कोई पेड़ लगेगा तो पेड़ में फल उगेगा तो क्या करेंगे, फल हम लोग जमा ना करेंगे भाई, जहां जमा कर लें। तो कोई भी चीज को जमा कहां किया जाता है, उसके निचली ऊंचे स्थान पे, ताकि वो चीजों से बेहतर रह पाए, खराब नहीं हो, ऐसा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ग्लीनर दाव की, जब उसको क्या होता है, जो जमा करने वाले हैं उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। स्टडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। अब देखिए कितना बड़का बात बोला है, और बाई ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स। अब यहां पर देखिए, अब बोलता है यहां पर स्टडी, स्टडी मतलब होता है स्थिर, दाई लैडन, लैडन मतलब होता है लदा हुआ, हेड मतलब जिसका सर पे सब सामान लदा हुआ है। अब जो किसान है या जो सामान ढोने वाला है, जब वो अपने माथे पे सामान भर के लाद के ले जाएगा जहां इकट्ठा कर रहा है, तो भैया थकेगा तो जरूर ना। अब थकेगा तो कर मुंह कैसा लगेगा, थका हुआ लगेगा, टायर्ड लगेगा, उसके व्यवहार से उसका चेहरा एकदम थका हुआ महसूस होगा। देखे लो नू, जे बोझवा ढोएला ओकर मुंह कैसन हो जाला, आमचूर हो जाला। काहे हो, ढो ढो तो कर सब बाल उड़ जाला, चांदी एकदम गनगना जाला, ये होकेला। तो जब वो किसान जो है, जो आदमी है जो सामान ढो रहा है, जब माथे पे सामान भर कर ढो रहा होता है, तो उसका चेहरा कैसा दिखता है, पेशेंट जैसा, रोगी जैसा, चूंकि वो थक जाता है। और बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक दाउ वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स। और क्या होता है, उसी मुलायम मिट्टी पर वो जहां से वो लेकर आता है वहां चलता हुआ जाता है, और बेचारा वहां पर सामान इकट्ठा कर रहा होता है, जमता है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स। अब आपको यह देखना है, ये बसंत के गीत का गाना कहां गया। कभी पूछता है बसंत का गीत का गाना कहां गया, ऐ वेयर आर दे, कहां गए वो। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। अरे भैया, थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचिए। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, उनके आवाज नहीं, उनके
संगीत को भी सुनने की कोशिश कीजिए, संगीतों को भी सुनिए। While beard cloud bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue। अब यहां पर देखो क्या बोलता है, while beard cloud, beard माने क्या होता है, अनकवर्ड। हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर फुट मतलब नंगा पैर, ऐसे बोलते हैं ना भैया। कैसे आया भैया, मंदिर में बेयर फुटेड आए हैं, मतलब मंदिर में हम लोग जाएंगे तो नंगा पैर जाएंगे। तो यहां पर बेयर का मतलब क्या होता है, नंगा के जगह पर हम लोग अनकवर का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब ये बोलता है क्या है कि वाइल बेयर क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब सॉफ्ट डाइंग डे होता है, डाइंग डे मतलब होता है जब दिन का खत्म होना, दिन का खत्म होना, उस समय क्या होंगे, बादल अनकवर्ड हो जाएंगे, माने बादल क्या करेंगे, एकदम साफ हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल, नहीं ये लाइन छूट गया दोस्त, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। एंड टच द स्टबल मतलब, टच मतलब छूना, अस्टबल का मतलब हो रहा है जब खेत में धान कट जाला हो तो खूंटिया बचेला नू, वह खूंटिया के का बोलल जाला, अस्टबल। अस्तबल ना अस्टबल, अस्तबल इज डिफरेंट, अस्तबल इज डिफरेंट। अस्तबल माने जहां घोड़ा के रखल जाला, घोड़ा के घर, ओकरा अस्तबल कहल जाला। ये अस्तबल नहीं खे, ये अष्टबल बा, ठीक है, दोनों के स्पेलिंग में अंतर हो। तो ई का कहल जाला, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। यहां पर जो क्या बोलते हैं, जब अनाज कट जाता है तो खेतों में क्या हो जाती है, छोटी छोटी खूंटी टाइप का बच जाता है। अब उसमें अगर आप चलते हैं तो हो सकता है आपके पैर में वो चुभ जाए और वहां से क्या होगा, आपका पैर चोटिल भी हो सकता है। सोचिए कितना छोटा छोटा बात को कवि यहां पर बताने की कोशिश किए हैं। आपका पैर चोटिल होता है, रोजी ह्यू लिखा हुआ है, देख रहे हैं, रोजी मतलब क्या होता है, लाल रंग। लाल कहां से आएगा भाई, आप जब उसमें चलिएगा तो क्या होगा, उसमें गोड़ में चोट लग सकता है, घप सकता है, गड़ सकता है, गोड़ से ब्लीडिंग हो सकती है चोट लगने के कारण। तो ऐसा हो जाता है दोस्त। अब उसके बाद क्या बोलता है, देन इन अ वेलफुल कॉयर एंड द स्मॉल gnats mourn। अब यहां पर क्या बताने की कोशिश की गई है, अब यहां पर आपको समझना है दोस्त। यहां पर क्या बोलता है कि देन अ वेलफुल कॉयर, अब बोलते हैं जैसे नाचने गाने वालों की मंडली जो होती है, ग्रुप होता है, तो वहां पर बोलता है कि उनके जो मंडली है, जो गाने नाचने वालों की जो मंडली है, रोने वाले के, जिसका पैर में चुभ जाएगा तो मुंह से कैसे ना आवाज निकलेगा, मुंह में तो आवाज तो बढ़िया तो निकलेगा नहीं। सोचिए ये कोई हमने के चुट्टी काट ले वाला, हमने बोलू काट ले लस रे, काट ले लस, चुटिया काट ले लस, हमने ऐसे बोली नहीं। और जरा गोड़ में गड़ जाए ओकरा कैसे बोली, प्यार से तो बोली ना, चिल्लाइबे करी। तो यहां पर वेल करने का मतलब होता है चिल्लाना, वेल करने का मतलब चिल्लाना। कॉयर मतलब जो उसका समूह होता है, द स्मॉल gnats mourn। अब जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, काटने वाली जैसे मक्खी हो जाती है, वो लोग जब काट लेगी तो कैसा होगा, आपके मुंह से कराहने की आवाज आएगी। इस तरह से among the river shallow born aloft। अब देखिए यहां पर कितना अच्छा बात बोला है, among the river shallows मतलब जहां पर नदियां होती हैं। सैलोज का बहुत सारा अर्थ होता है दोस्त, तो यहां पर जो सैलोज का अर्थ होगा, छोटे छोटे पौधे, मतलब नदियों के किनारे, नदियों में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, आकाश की तरफ यानी पानी से ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जन्म लेना शुरू कर देते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं दोस्त। अब उसके बाद क्या बोलता है, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज। अगर हवाएं तेज चल जाएं या कुछ ऐसा विकट परिस्थिति हो जाए तो वही पौधा पानी में डूब के मर भी सकता है, बच भी सकता है। तो उसी पानी में वो पौधा बच भी सकता है और खत्म भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ठीक है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हैली बॉर्न। अब बोलता है क्या है, एक तैयार मैच्योर परिपक्व जो भेड़ होता है, मेमना जो होता है, वो क्या करता है, पहाड़ के किनारे पे खड़ा होकर मिमियाता रहता है, हेज क्रिकेट सिंग। और जो झाड़ियों में जो झिंगुर होता है, क्रिकेट माने यहां पर वो बैट बॉल वाला क्रिकेट ना, झिंगुर झिंगुर जे रात में आवाज होकेला नु, देखा तरह के सुनाई दी अभी रात हनु, रात के बबुआ 1:30 बजता,
तो ई में झिंगुर की आवाज बहुत सुनाई दी। तो ये झिंगुर की आवाज हो, ये ओजस सुनाई दी ही कहां से? झाड़ियों के पीछे से। नाउ विथ टेरिबल सॉफ्ट, मतलब ये एक अलग तरह का आवाज उत्पन्न करेंगे। ठीक है। द रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, मतलब बगीचे के अंदर से रेड ब्रेस्ट, एक तरह का कीड़ा होता है, एक तरह का कीड़ा, चिड़िया फतिंगी टाइप का जो कि कीड़ा खाता है। रेड ब्रेस्ट उसी को बोलते हैं जिसका सामने का हिस्सा लाल लाल टाइप का होता है, ऐसा पक्षी जो कीड़ा खाता है। ये वैसे कीड़े हैं जो कि वो भी सीटी बजाएंगे। विशल्स मतलब सीटी बजाना। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काईज, और क्या करते हैं? आकाश में ये लोग सारे जो पौधे हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं, कैसे होंगे? इस माहौल को चहचहाते हुए, कौन? ये पक्षी जो है चहचहाते हुए एक साथ इकट्ठा होंगे और कीड़े पतंगे जो भी हैं वहां पर उसको ये खाएंगे और इकट्ठा करेंगे दोस्त। इस तरह से दोस्त क्या हुआ, हम लोग का ये पोएम कंप्लीट हुआ। तो आप यहां देखेंगे कि जॉन कीट्स साहब कितने अच्छे से हमारे नेचर को एक्सप्लेन किए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, हम आपको क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी लगा देंगे दोस्त इस वीडियो में, आप लास्ट में वो भी देख लीजिएगा, आपको दोनों में मजा आएगा। ठीक है। हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन्स, पहले दो लाइन्स में कौन सा नेचर का मित्र बताया गया है दोस्त? मित्र कौन सा हो सकता है? तो पहला क्या भैया, एक सन था, याद है ना? पहले दो लाइन में सन के बारे में चर्चा की गई है। और दूसरा मिस्ट, सीजन ऑफ द मिस्ट, ऐसे ही कुछ पहला लाइन है। आप देखेंगे ये दोनों शब्द इस पोएम के हिसाब से फ्रेंड कहने का, फ्रेंड कह के सिंबलाइज किया गया है। व्हाट हैपन्स इन ऑटम, ऑटम में क्या होता है? ऑटम क्या होता है भैया? ऑटम में ये होता है कि पेड़ पौधे बहुत सुंदर हो जाते हैं, नए नए पत्ते आने लगते हैं, फल बहुत गुद्देदार हो जाते हैं, बहुत क्या बोलते हैं उसको, प्लम्पी हो जाते हैं। ये सब यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है पोएट के माध्यम से। इन वॉट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम, यहाँ पर सन जो है क्या कॉन्स्पायर करता है, क्या प्रेरित करता है ऑटम को? आप ये सोच के देखिए। सिंपल से एक चीज हम लोग पढ़े पूरा पोएम में कि इस मौसम में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि इस मौसम में फल बहुत अच्छे से पकते हैं, ये प्लम्पी हो जाते हैं, गुद्देदार हो जाते हैं, रसीले होते हैं, इनमें रस भर जाता है। इस तरह से कवि इस मौसम को वैसा बताने की कोशिश कर रहा है कि इस मौसम में सबसे अच्छा से फल भी ग्रो करता है और हम लोग भी ग्रो करते हैं। हम लोग इसमें बहुत फुर्ती वाले हो जाते हैं, हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, हम लोग सुस्त भी नहीं रहते, हम लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो जाते हैं। इस तरह से कवि बताने की कोशिश किया है। हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट इन ऑटम। अब बताता है कि सन यानी कि धूप और समर, समर यानी गर्मी, ये कैसे एक फल को पकने में इस मौसम मदद करता है। ए भैया, हम लोग जानते हैं जब तक गर्मी नहीं होगी और जब तक धूप नहीं होगा और जब तक क्या बोलते हैं समर और गर्मी सन नहीं होगा, ए भैया पेड़ में जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तब तक पेड़ भोजन कैसे बनाएगा? अब पेड़ जितना ज़्यादा भोजन बनाएगा उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज जितना ज़्यादा जमा होगा एक फल के अंदर में, फल उतना ही मीठा होगा। तो यानी कि फल का रसीला होना, फल का मीठा होना, फल के अंदर प्लम्पी हो जाना, गुद्दा हो जाना, ये सब इसी मौसम के कारण होता है बाबू। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है। नहीं तो देखते हैं बरसात के दिन में फल बहुत पंचसुहाइन हो जाता है, खाली फल तो दिखता है कि खूब सुंदर है, खाइएगा तो मीठे नहीं लगेगा, खाली पानी पानी खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए इस मौसम का फल बहुत टेस्टी लगता है। चाहे आप लीची खाइए, चाहे आप अमरूद खाइए, चाहे आप आम खाइए, चाहे आप ऊख चिबिए, कुछो खाइए, सब मीठा लगेगा टनाटन। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। स्प्रिंग से कैसे संबंधित है भैया? स्प्रिंग माने बसंत, ऑटम माने आपका पतझड़ का मौसम है, शरद ऋतु है,
ये पतझड़ का मौसम है और ये अपना कौन समर, कैसे रिलेटेड है? स्प्रिंग कब आता है? समर के ठीक पहले आता है। आप देखिए ना, बसंत ऋतु कब आता है? गर्मी का दिन आने के ठीक पहले बसंत ऋतु रहता है। और ऑटम कब होता है? समर के बाद होता है, बरसात के समय। ठीक है, तो ये दोनों जो समय है ये आपस में ऐसे रिलेटेड हैं। अगला जो सवाल है बाबू, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया मतलब एक्चुअली ये पोएट जो है क्या कहना चाहता है, ये बताना चाहता है कवि कि पोएम, चूंकि कवि कैसे हैं, रोमांटिक हैं, ये नेचर को बहुत पसंद करते हैं, ये नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, नेचर की खूबसूरती को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये ऑटम में फल का पकना, फल कैसे रसीला होता है, और अलग अलग मौसम को ये अपने इस कविता के माध्यम से एक्सप्लेन किए। मतलब बहुत सारी चीज़ों को इस कविता के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्त। यही इस कविता का सेंट्रल आइडिया है, और क्या होगा? अगला जो है बाबू, ये बोलते हैं व्हाट डज कीट मीन्स बाय द फॉलोइंग। जो नीचे एक लाइन लिखा हुआ है उससे बताने को उसके कवि क्या क्या समझते हैं उससे। जैसे टी वॉज हियर वी लव्ड इन समर डे एंड ग्रीनर। यहां पर कवि क्या बताना चाहता है? अरे सबसे पहला बात यह है, कवि ये बताना चाहता है, कवि नेचर से बहुत नजदीक है, कवि नेचर की चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है। कवि ये बताना चाह रहा है कि समर में फल कैसे पक रहा है, इतना मीठा कैसे हो रहा है, इतना रसीला कैसे हो रहा है, इतना पल्पी कैसे हो रहा है, पल्पी बोले तो गुद्देदार, हाँ, कैसे हो रहा है, यही तो कवि बताना चाह रहा है। और कवि बता रहा है कि इसके कारण सब लोग कितने इंप्रेस हो जाते हैं फल से। आप सोचिए, जब आपको आम मिलता है तो आप कैसा आपको महसूस होता है? चारों को आम खा लीजिएगा तो आपका मन नहीं भरेगा, पता है आपको? मिल जाए तो बोले सर गुआव खा लें, अरे खाना ला भाई, मिला था तो छोड़े का नहीं खे, खाए वाला चीज के कभी छोड़ल ना जाला, जितना मिली उतना घींचत जा, और जब ना मिली तो ना मिली, मिले तो खींचो, लपेट सपेट के दम घींच लो भाई। अगला जो क्वेश्चन बोलता है, डज द पोएट कन्वे हिज लव टू नेचर? क्या कवि अपने मतलब प्रकृति के प्रति अपने प्यार को, लगाव को, स्नेह को एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू सच लाइन्स एज गिवन अबव? जो पहिल की क्वेश्चन में जो लिखल रहे ओकरा खातिर, क्या उससे इसका कुछ मतलब निकल रहा है कवि का? इफ यस गिव एग्जाम्पल। एकदम, कवि सबसे पहला क्या है? रोमांटिक है, नेचर को पसंद करता है। आप हर क्वेश्चन में इस तरह का बात लिख सकते हैं। अगर ई चैप्टर का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें इस तरह का बात 2-3 लाइन जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है काफी हद तक बहुत ही सटीक बन जाएगा, और जो बात पूछा जा रहा है लास्ट में उसको भी इंक्लूड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। यहां पर आप सब बता दिए। उसके बाद आप क्या बताएंगे? टी वॉज हियर वी लव इन समर डे एंड ग्रीनर। ये ऊपर वाला क्वेश्चन से संबंधित है, इस ऊपर वाला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। यहां पर कभी क्या बताना चाहता है कि वो नेचर के प्रति बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत उसका झुकाव है, लगाव है। बोलता है कि जब समर खत्म होता है और जब ये ऑटम आते हैं तो पत्तों पर क्या बोलते हैं, पत्ते बहुत गीले होने लगते हैं। शीत गिरता है ना, ड्यू, तो उसे क्या होता है, पत्ते बहुत गीले होने लगते हैं और पत्तों में नए नए कंछी, नए नए पत्ते ग्रो करने लगते हैं। ये सब क्या है? उसका इतना सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों पर कितना पकड़ है कवि का, सोच के देखिए। यही तो उसका लगाव है, प्रेम है। पिक आउट द इमेजेस रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। अब बोलता है कि हम लोग का इस कविता में अलग अलग तस्वीरों को, मतलब अलग अलग जो जगह पर स्टैंजाज में जो बातें कही गई हैं जो कि नेचर के अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ इमेजेस इन द पोएम। इस कविता में उस इमेजेस को बताने की कोशिश किया गया है। इमेज देखिए तो कहाँ कहाँ था? एक वो इमेज था जब फूल लगा तो मधुमक्खी उसका रस चूसा, याद होगा। दूसरा, जब जो किसान था वो कैसे माने माथा पर क्या बोलते हैं उसको, अनाज को, फल को लाद के ले जा रहा है और उसका चेहरा एकदम रोगी जैसा दिख रहा है।
एक ठो देखिए, जब वो खेत में चल रहा होता है, उसके गोड़ में जब खुट्टी गड़ता है तब उसको कैसा लगता है। ये सब कुछ कुछ इस जगह है जहां पर कभी उसको चारित्रिक मतलब दृश्य के रूप में उसका वर्णन अच्छा से किया है, तो आप इस तरह से उसको डाल सकते हैं। अगला में क्या है, व्हाट डू ऑटम एंड स्प्रिंग सिंबलाइज इन द पोएम। इस कविता में ये जो ऑटम है और जो स्प्रिंग यानी कि वसंत का जो ऋतु है, ये कैसे सिंबलाइज किया गया है, इसको कैसे चिन्हित किया गया, प्रतीक कैसे बनाया गया है, इसको बताना है। तो आप शुरू में वैसे ही आपको जैसे बोले वैसे लिखिए, और उसके बाद बताइए कि इस मौसम में, चाहे बसंत का ऋतु है, बसंत का ऋतु में क्या होता है, सबसे अधिक फूल खिलते हैं, तरह तरह के फूल खिलते हैं, तरह तरह के हर पेड़ों में फूल निकलना शुरू होता है। किसी भी तरह का अगर पेड़ होगा उसमें फूल निकलना शुरू हो जाता है। बसंत ऋतु में देखिएगा, आम का पेड़ में मोजर लग जाता है, गेंदा का फूल फुलाने लगता है, गुलाब का फूल फुलाने लगता है, तरह तरह का फूल खुलाता है। आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन में कौन फूल का मेला लगता है, हो फरवरी में लगता है। हाँ, देखिए बसंत का मौसम होता है और उस समय वहां पर वो फूल का मेला लगता है। अब याद तो नहीं भैया फूल का कौन मेला लगता है, लेकिन हमको लगता है राष्ट्रपति भवन में मेला खुल जाता है। यानी काहे होता है, इस मौसम में, बसंत के मौसम में इतना ज्यादा फूल खिलना शुरू हो जाता है। यानी फूल खिलेगा तब है ना फल लगेगा, और गर्मी के दिन में फल लग जाता है। अब सोचिए, अब फल रसीला होता है, मीठा होता है, एकदम चोभा में आराम होता है। का हो ठीक बा ना, हूँ पानी आवता नु, चिंता करेंगे नहीं, आ जाइए 5-6 महीना में हाँ मिली ऐसा हो जाता है। What does the poet say about the music of autumn? यहां पर कविता में कवि कैसे एक्सप्रेस करता है कि ऑटम में म्यूजिक भी शुरू हो जाता है। अरे भैया, म्यूजिक कहने का मतलब क्या, कोई जैसे सरंगी तबला बजाई। यहां कहने का मतलब यह होता है कि वहां पर देखिए, जब पेड़ पे नाइटिंगल यानी कि बुलबुल, कक्कू यानी कोयल, इस तरह के पक्षी जब आते हैं तो कितने चहचहाते हैं, कितना ट्विटरिंग करते हैं, मन को कितना खुश लगता है, कितना अच्छा लगता है, हम लोग कितने प्रसन्न हो जाते हैं, हम लोग खोजते चलते हैं, अरे कहां बोल रहा है कौवा, अरे कहां बोल रहा है कोयल। कोयल को तो बोलते हुए कोई देख ही नहीं पाता है बाबू, वो हमेशा पत्ता के पीछे छुप के ही बोलता है। आप खोजने जाइएगा तो उड़ जाएगा, आपके सामने नहीं बोलेगा। और रेयर ऑफ द रेयर, किसी कोई किस्मत वाला होता है तो उसको दिख जाता है। तो इस तरह से बोलता है कि डू यू लाइक द म्यूजिक। अरे भैया, म्यूजिक को कौन नहीं पसंद करता है। यहां तक लोग म्यूजिक सुन के खाना खाता है, म्यूजिक खाते समय देखता है, पढ़ते समय सब कान में ठेपी लगा के लोग सुन लेता है। और बहुत लोग भैया शांति लोटा लेके जाता है तो लोग गाना कान में लगा के सुनता है। कहा है भैया, अरे प्रेम से निकलेला हो, आराम से निकाले दा कहने का मतलब है कि म्यूजिक से किसको प्यार नहीं है बाबू, म्यूजिक से सबको प्यार है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इस कविता को दोस्त पढ़ें। आप लोग क्या करना है, बस कविता को 1-2 बार सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। अगर दिक्कत हो रहा होता है तो हम पीछे PDF भी डाल के रखे हैं, आप उससे भी एक बार देख सकते हैं, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पोएम के साथ। थैंक यू दोस्त, पढ़ते रहिए, अच्छा से तैयारी कीजिए।